ओके, हमने बिजनेस लॉ स्टार्ट किया था, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 3 हो चुके हैं। मॉड्यूल 4 में भी ये एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। फाइन, क्या था क्वेश्चन? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, याद है ना सबको? आंसर इजी था, हाँ कि ना? आज जो ना उनको वापस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, दैट इज द डिस्कस द इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन क्या है किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी पता है आपको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी क्या? हाँ, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वन और मोर पार्टी रहेगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मीनिंग समझ में आता है? एक्सप्रेस का क्या और इम्प्लाइड का क्या? एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस गाड़ी वाली एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस यानी क्या? जो हम ओरली बोलते हैं ना कि ये चीजें हो सकती है, करार करते हैं ना जो ओरली, ठीक है, यानी रिटर्न में नहीं रहेगा, उसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं। सिर्फ वर्ड के अंदर हम उसको बता रहे हैं। और इम्प्लाइड यानी क्या? जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें उसके अंदर, ठीक है, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरली हो, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। कंडीशन यानी तो पता है ना, शर्तें, ठीक है, जो भी रहेगी उसके अंदर कौन कौन सी शर्तें कंडीशंस रहेंगे। तो इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। वारंटीज पता है? वारंटीज, आप कोई चीजें खरीदते हो, समझो फ्रिज खरीदा, उसके ऊपर वारंटी गारंटी कार्ड मिलता है हमें, राइट ना? टीवी खरीदा, उसके ऊपर भी मिलता है वारंटी गारंटी, ठीक है। तो वही वारंटीज, इसके लिए बोला इम्प्लाइड कंडीशंस कि कौन से कंडीशंस इम्प्लाइड रहते हैं जब हम सेल करते हैं या परचेस करते हैं। फाइन, okay, the conditions and warranty may be expressly stated in the terms of contract or may be implied from the circumstances, that is उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 14 to 17, ठीक है, जो डील करता है इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी के साथ। सेक्शंस लिखने हैं तो लिखते जाओ, सेक्शन से 14 to 17 जो आपको इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी के साथ डील करते हैं। फाइन, इसके अंदर सेक्शन 14, सेक्शन 14 है वारंटी एज टू टाइटल। वारंटी एज टू टाइटल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल unless the circumstances of the contracts are such as to show different intention following implied conditions and warranties में apply। इसके अंदर कौन कौन से वारंटीज और कंडीशन इम्प्लाई होगी यानी कि अप्लाई होगी? तो फर्स्ट वन है उसके अंदर इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, इसका मीनिंग होता है एंड इम्प्लाइड कंडीशंस ऑन अ पार्ट ऑफ द सेलर। कहाँ से होता है इम्प्लाइड कंडीशन? किसके पार्ट से है? सेलर के पार्ट से, ठीक है। जब सेलर सेल कर रहा है तब कुछ वो इम्प्लाइड कंडीशन, कुछ कंडीशन रखता है, जैसे कि इन द केस ऑफ अ सेल ही इज अ राइट, कौन सा राइट है उसका? ही इज अ राइट टू सेल द गुड्स, ठीक है। आपको सेलर के पास राइट्स है, कौन सा राइट्स है? कि वो उसके पास जो प्रोडक्ट है उसको वो बेच सकता है, ठीक है। सेल द गुड्स, दैट इज टू से इज अ टाइटल, उसको ही हम क्या बोलते हैं? टाइटल टू गुड्स, उसको ही क्या बोलते हैं हम? टाइटल टू गुड्स at the time of making the contract of sale. If the seller has no title, अगर समझो सेलर को टाइटल नहीं है यानी कि उसको राइट्स नहीं है प्रोडक्ट बेचने का, ठीक है। If the seller has no title and the buyer has to give up the goods to the real owner, buyer is entitled to return of the price, ठीक है। तब वो बायर को, अगर समझो सेलर के पास राइट नहीं है माल बेचने का, तो फिर वो बायर उसका रिटर्न कर सकता है, वो जो भी प्रोडक्ट उसने उसके पास से लिया है वो उसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। ये कुछ केसेस है तो वो केसेस आप लोग पढ़ लेंगे। सेकंड है इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन। इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल unless the circumstances of the contract are such as to show different intention। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन अलग रहेगा, ठीक है। देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी, अगर जहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी है तो बायर उसको जो एंजॉय कर रहा है यानी कि क्विट पोजीशन ऑफ द गुड्स, बायर वहाँ पे जो गुड्स की पोजीशन है उसको छोड़ सकता है। फाइन, उसको बोलते हैं हम इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन।
that the buyer shall have the enjoy quit possession of the goods if there is a breach of this warranty. breach यानी तोड़ना. If there is a breach of this warranty, the seller is liable to the buyer in the damage. ठीक है, अगर वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो टूट रहा है तो वहाँ पे सेलर लायबल है, यानी कि सेलर वहाँ पे पे करेगा जो भी डैमेज हुआ है वो बायर का फाइन वो पे करेगा. दैट इज द इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर. इम्प्लाइड वारंटी किसके पार्ट में? सेलर से. ठीक है, ऑफ द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस और एनकम्बरेंसेस. कोई भी चार्जेस लगाना या एनकम्बरेंसेस लगाना इसके ऊपर, यानी कि वो फ्री है सेलर वहाँ पे. इफ द गुड्स आर आफ्टरवर्ड फाउंड टू बी सब्जेक्ट to a charge in favor of third party, the seller is liable to the buyer in damage. यहाँ पे भी सेम है कि अगर कोई भी चार्जेस लगाया समथिंग कुछ भी किया तो सेलर वो बायर को वो पे करने के लिए डैमेजेस का लायबल होता है. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स थे आपके किसके अंदर? सेक्शन 14 के अंदर वारंटी एज टू टाइटल. ठीक है, इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे. सेकंड है सेक्शन 15. सेक्शन 14 टू सेक्शन 17 तक. तो सेक्शन 14 कवर हुआ, उसके अंदर 3 पॉइंट्स था. नेक्स्ट है सेक्शन 15, ये है आपका सेल बाय डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन यानी क्या? डिस्क्रिप्शन यानी पता है, यानी आपकी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. हर एक चीज़ वहाँ पे, जैसे कि समझो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी साइज़ क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, कब तक वो आपको यूजफुल रहेगा, ये हर चीज़ उसके अंदर मेंशन रहेगी. दैट इज द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो यानी डिस्क्राइब करते हैं आपकी चीज़ को. तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर देयर a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description and if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the goods corresponds with the sample if the goods do not also correspond with the description. ठीक है, ये लाइन देख लो खाली. दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल केसेस. ये जो सेक्शन है सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये हर केसेस के अंदर काम आता है. जैसे कि वहाँ पे अनसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड ऑल्सो स्पेसिफिक गुड्स. ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक गुड्स, ये हर एक के अंदर जहाँ पे परचेजर हैज नॉट सीन द गुड्स, जहाँ पे परचेजर जो है जो खरीदने वाला है उसने गुड्स देखा नहीं है बट इज रिलाइंग ऑन द डिस्क्रिप्शन अलोन. जैसे कि हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, हम वो सामान देखते हैं कि सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं. ऑफकोर्स उसके आपने अगर ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर की है तो सामान तक के पास नहीं आया ना, तब तक आप उसको देख नहीं सकते फिजिकली, बट उसके इसके डिस्क्रिप्शन वहाँ पे हम लोग उसके रिव्यूज पढ़ते हैं कि सामान कैसा रहेगा, उसके साइज वगैरह वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मेंशन रहती है ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हैं. ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन. तो अगर कुछ उसके अंदर डैमेजेस वगैरह हुआ, समथिंग कुछ भी हुआ तो उसके लिए सेक्शन यूज होते हैं हम लोग सेक्शन 15. ओके, तो ये हुआ आपका सेल बाय डिस्क्रिप्शन. ये इलस्ट्रेशन उसके अंदर देखना आपको. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल. सैंपल, सेल बाय सैंपल यानी क्या पता है? नहीं. डॉक्टर्स के पास कुछ मेडिसिन आती है जो सिर्फ सैंपल के लिए रहती है, पता है ये चीज़, वो बेच नहीं सकते वो. ऐसे ही सिर्फ मेडिकल्स में भी. ठीक है, ऐसे ही जो चीज़ें कुछ मेडिसिन आती है, कुछ इंजेक्शन रहते हैं, कुछ दवाइयाँ जो भी रहेगी वो कुछ रहती है कि सिर्फ आपको वो सैंपल के लिए यूज होता है. ठीक है, उसको वो बेच नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं सेल बाय सैंपल. ठीक है, यानी कि एज अ प्रमोशन करना उस चीज़ का. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, a contract of sale is a contract for sale by sample where there is a terms in the contract to that effect, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट होता है. सच टर्म में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ऐसे जो टर्म्स है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक्सप्रेस क्या और इम्प्लाइड किया. ठीक है, आगे द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल. अगर सेल बाय सैंपल है तो उसके अंदर कौन कौन से इम्प्लाइड कंडीशंस होंगे? तो उसके अंदर कंडीशन फर्स्ट है दैट द बल्क ऑफ द गुड्स
जो बल्क ऑफ द गुड्स यानी जो जत्था है गुड्स का, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन द क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी हमें सैंपल के अंदर मिली है वही क्वालिटी हमें जब माल खरीद लेंगे, जो हम लोग बल्क में लेके आ रहे हैं, जत्थे में लेके आ रहे हैं, उसके अंदर वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि सैंपल में तो हमें वो एक चीज दिखाएगा ना। अभी आप लोग राइस बनाते हो, समझो भात पकाते हो क्या घर पे, हाँ, तो उसमें से क्या पूरा चावल हम निकाल के ये चेक करते हैं, किसी बंदे से एक राइस उठा के चेक करते हैं, उसको ही बोलते हैं ना सैंपल, ठीक है, तो वो आपका सैंपल है। तो ये बल्क ऑफ गुड्स यानी जो टोप के अंदर पूरा का पूरा भात रहता है उसको क्या बोलेंगे, बल्क ऑफ गुड्स, ठीक है, और यानी कि सेम क्वालिटी हो उसके अंदर भी रहेगी। अगर एक चावल हमने चेक किया तो हमें मालूम पड़ता है कि सब चावल पक गए रहेंगे, ठीक है, वैसा ही है कि दैट द बल्क ऑफ गुड्स कॉरस्पॉन्ड्स विद द सैंपल इन क्वालिटी। सेकेंड है दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जो बायर है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो कंपेयर कर सकते हैं अपना बल्क विद द सैंपल, ठीक है, वो अपना जो भी सैंपल उसने चेक किया है उसके साथ जो खरीदने वाला है वो बाकी के जो जत्थेबंद है उसके साथ वो कंपेयर कर सकते हैं, वो उसको ये रहेगा अपॉर्चुनिटी रहेगी बायर को। थर्ड कंडीशन है दैट द गुड्स शैल बी फ्री, जो भी गुड्स रहेगा वो फ्री रहेगा फ्रॉम डिफेक्ट, यानी कि वहाँ पे माल जो भी है वो खराब नहीं रहना चाहिए, ठीक है, यही है सेंटेंस के अंदर, दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम which would not be apparent or reasonable examination of the sample, ठीक है, ये हो गया आपका implied condition applies only to latent defects। क्या बोला है, दिस implied condition अप्लाई होगी सिर्फ latent defects को, that is defects which are not discoverable, जो डिस्कवरेबल नहीं रहेगा इसको ही सिर्फ implied condition अप्लाई होगा। नेक्स्ट है लास्ट आपका सेक्शन 16 इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ठीक है, जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो कैसा रहेगा, क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर। अब इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale except under the following circumstances। तो वो कौन-कौन सी वजह है जिसके अंदर implied warranty और conditions of quality और fitness जहाँ पे इसका पर्पस नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट है उसके अंदर the buyer makes known to the seller that the particular purpose for which the goods are required, यानी बायर को मालूम रहता है वहाँ पे। सेकंड, बायर रिलाइज होता है अपन द सेलर स्किल और जजमेंट, सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर बायर जो रिलायंस रहता है यानी कि उसके ऊपर डिपेंड रहता है तब। थर्ड है द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इट इन इज द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई वेदर इज मैन्युफैक्चरर नॉट, यानी कि जहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन कहाँ पे नहीं हो सकता है, जहाँ पे गुड्स जो डिस्क्रिप्शन है वो कोर्स में सेलर्स के बिजनेस और सप्लाई के अंदर। फिर फोर्थ पॉइंट है in case of a contract for the sale of a specific article under its patent or other trade name। patent और trade name पता है ना, patent यानी क्या, patent कॉपीराइट सब सुना है, कॉपीराइट पता है ना, उसका ही सेकंड रूप है patent, ठीक है, यानी कि चीजें नाम पे करवा लेना, ठीक है, patent। और other trade name there is no implied condition as its fitness for any particular purpose। fifth condition and implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by usage of trade, यानी अगर हम ट्रेड के लिए यूज करें तो भी ये implied warranty conditions क्वालिटी और फिटनेस के लिए हम वहाँ पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट है एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डजंट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट, ठीक इतना ही है। अब ये जो सेक्शन 16 हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े इसके अंदर कौन सी चीजें आपको यानी कि कैविएट एम्प्टर के अंदर आते हैं, कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर का मीनिंग पता है, कैविएट एम्प्टर आपको पता, अगर समझो किसी बंगले के बाहर से गुजरते रहो, कोई बड़ा सा बंगला अंदर कुत्ते लोग हैं, वहाँ पे बाहर लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स ऐसा करके समथिंग कुछ, ठीक है। कैविएट एम्प्टर यानी कि बायर्स को भाई जो खरीदने वाले हैं सामान, ठीक है, तो वो सावधानी से रहे, इस तरह से उसका मीनिंग होता है कैविएट एम्प्टर।
ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, कैवेट एम्प्टर। तो ये आता है आपका सेक्शन 16 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 16 के अंदर। फाइंड द कैवेट एम्प्टर मींस द बायर मस्ट टेक केयर। उसका मीनिंग क्या होता है, कैवेट एम्प्टर मींस बायर मस्ट टेक केयर। जब सामान आप खरीद रहे हो तो सावधानी से खरीदो, ठीक है, सावधानी बरतो। दैट इज द बायर बिवेयर। एज अ जनरल रूल द बायर परचेज गुड्स, ठीक है, ऑफ कोर्स बायर क्या करता है, गुड्स खरीदता है एट हिज ओन रिस्क। हम जब सामान खरीदे तो अपने रिस्क पे ही खरीदते ना वो सामान, ठीक है, एट हिज ओन रिस्क रिलाइंग अपॉन ओन स्किल एंड जजमेंट। हम उसको क्या देख के परख के खरीदते हैं। जब सामान खरीद रहे हैं, अगर आप कपड़ा खरीदने गए तो आप क्वालिटी चेक करते हो ना उसकी, ठीक है, तो अपने रिस्क में ही लेते हो, वो तो पहनने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसा कपड़ा निकला, राइट। In a contract of sale of goods, there is no implied condition or warranty as to quality and fitness of goods for the particular purpose. ये कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस के अंदर फर्स्ट एक्सेप्शन है कैवेट एम्प्टर के अंदर, डिफेंस के अंदर कि कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। क्या है, कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। उसके अंदर एन implied condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the uses of trade. Such custom should not be inconsistent with the terms of the contract. सेकेंड है फ्रॉड। फ्रॉड यानी क्या, फ्रॉड मीन्स धोखा, क्या ओके, फ्रॉड। वेयर द सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, जब सेलर को लग रहा है कि सेलर ने माल बेचा और उसको फील हो रहा है कि नहीं यार मैंने गलत माल बेचा, ठीक है, उसको बोलते हैं गिल्टी ऑफ फ्रॉड। Where seller obtained the buyer by either concealing the defects in the goods and by false statement in order to deceive the buyer, the seller is liable। तो वहाँ पे liable कौन होगा, सेलर। यानी अगर कुछ उसने गलत सामान बेचा, ठीक है, और बायर को मालूम पड़ा तो उसका कर्जा को यानी कि उसका डैमेज जो भी रहेगा वो कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। फिर है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। और स्पेसिफिक पर्पस के अंदर वापस चार है वेयर द बायर मेक्स इट्स known to the seller the purpose for which requires the goods, the buyer relies on the seller's skill or judgment, the goods are the description which it is in the course of the seller's business to supply, and there is an implied condition that the goods shall reasonably fit for। ये सब पॉइंट्स हम लोग ने ऊपर एक्सप्लेन किए, मैंने ऊपर पढ़े हमने, ठीक है, अगर याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस एक बार उसको रीड करो ऊपर से। फाइन, बाकी 4 5 बस 2 पॉइंट्स बाकी है जो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट आपका मर्केंटेबल क्वालिटी। मर्केंटेबल क्वालिटी यानी कैसा, कॉमर्शियली सेलेबल, जिसको हम लोग मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, उसको बोलते हैं मर्केंटेबल क्वालिटी, ठीक है। मर्केंटेबल क्वालिटी यानी कॉमर्शियली सेलेबल। क्या है, कॉमर्शियली सेलेबल। ये थोड़े पॉइंट अगर कंसेप्ट इस तरह से याद रखें तो अंदर का आप लोग खुद भी लिख पाओगे, ठीक है, कि मर्केंटाइल क्वालिटी यानी क्या हो गया, कॉमर्शियली सेलेबल, यानी कि आप मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बेच सकते हो उसको बोलते हैं हम मर्केंटेबल क्वालिटी या कॉमर्शियली सेलेबल, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या है, वेयर सेल इज बाय डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं क्या, बाय डिस्क्रिप्शन। ये पूरा हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, वो वाला पॉइंट। फिर है द बायर परचेस, झूम हो जाता है, the buyer purchase the goods from the seller who deals in the goods of that description, and there is an implied condition that the goods shall be marketable quality, ठीक है। ये केस दिया है तो ये केस पढ़ लेना है। लास्ट है आपके पास एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी। एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी इन द एब्सेंस ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, जहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी नहीं है वहाँ पे एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी चलेगी। जैसे कि quality and fitness of goods, buyer can always protect himself by express terms as to quality and fitness in the contract itself। of course buyer खुद को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आप कोई चीज़ खरीदने गए तो उसकी क्वालिटी, उसका डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज़ पढ़ के लेते ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब तक वो क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सपायर होगा, एक्सपायरी डेट वगैरह, हम हर एक चीज़ वहाँ पे पढ़ के लेते हैं। वही यहाँ पे ये पॉइंट कि एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। समरी ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द इम्प्लाइड कंडीशन, ये पूरा जितना हम लोग ने 5 पॉइंट एक्सप्लेन किया उसका समरी है ये 5 पॉइंट के अंदर,
ठीक है, यानी शॉर्ट के अंदर। तो शॉर्ट के अंदर फर्स्ट क्या बोला है, द ब्रीच ऑफ द कंडीशन। अगर आपका कंडीशन टूट रहा है तो वहां पे क्या होगा, गिव राइज टू द क्लेम, वहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंडीशन अगर एक भी कंडीशन उसके अंदर से टूटी, मीन्स शर्तें अगर हमने जब ट्रेड कर रहे हैं, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई कंडीशन हमने ब्रीच की तो वहां पे हम लोग क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, क्लेम कर सकते। क्लेम यानी पता है ना, पता है ना, क्लेम कर पाना, श्यू करना। ठीक है, यानी कि सामने वाले के ऊपर केस फाइल करना, क्लेम कर सकते हैं। To treat the contract as repudiated or broken, to reject the goods. The breach of warranty, अगर वारंटी टूट रही है तो भी वहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं जो डैमेज हुआ है उसके लिए। ठीक है, द बायर में वेव और कंडीशन टू द फुलफिल्ड सेलर, आफ्टर वेवर ही कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स। The buyer may elect to treat the breach of condition as to breach of warranty. And last point, an express warranty or condition doesn't negative of warranty or condition implied by act. ठीक है, ये कुछ उसका समरी था पूरा। फाइन, तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, इसके लिए इतना ही रखें तो दिमाग के ऊपर से जाएगा आगे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से लीगल रूल्स होंगे तो ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।